आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रेमिला चौधरी आज आप लोगों के सामने प्रीवियस 12 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आरटेट, यूटेट, सीटेट और रीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक 12 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले, वो सभी क्वेश्चंस में आज आप लोगों के साथ में 1 बाय 1 हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। आपका आया हुआ है क्वेश्चन 2012 में। ठीक है, ये आया हुआ है आरटेट 2012 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की जो क्लास है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज कोई थ्योरी नहीं होगी। जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ाई है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी डिस्कस किए। तो यस, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान क्रमशः है। यस, तो हमें क्या दिया है? हमारे पास 4 संख्याएं दी गई हैं। 4 संख्याएं दी गई हैं और उसमें हमें उस 5 का स्थानीय मान पूछा है। तो यहाँ पे जो ये वाली संख्या है इसमें 5 का स्थानीय मान कितना है? इसमें 5 का स्थानीय मान कहाँ है? देखो, आप याद करो, एक था स्थानीय मान, एक था अंकित मान। ठीक है, अंकित मान जो शुद्ध मान था वो क्या था कि चाहे 5 है तो 5 कहीं पे भी लिखा हो उसका जो मान है वो 5 ही होगा। वो था हमारा शुद्ध मान या अंकित मान। एक था स्थानीय मान जो उसके स्थान के हिसाब से चेंज होता रहता है, वो था हमारा स्थानीय मान। तो यहाँ पे 5 का स्थानीय मान कितना है? 5 लिखा, उसके आगे कितने डिजिट हैं उतने डिजिट हम 0 लगा देंगे। तो पहले का कितना है स्थानीय मान? 5000। इसमें कैसे निकालेंगे? हम 5 के नीचे 5 लिखा हमने, उसके आगे कितने डिजिट हैं वहां पे हम 0 लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 5 कहाँ पे? दहाई में है, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा और उसके आगे 0 लगा दिया। ओके, नेक्स्ट में है कितना हमारा? 1285, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। तो अगर हम देखें और हमें आंसर किस में देना है? क्रमशः में देना है। क्रमशः का मतलब ये होता है कि पहले इसका आंसर होना चाहिए, फिर इसका क्रम से होने चाहिए, वो वही होता है हमारा क्रमशः। तो हमारा कितना हुआ? पहला कितना है? 5000, दूसरा कितना हुआ? 500, फिर 50 और फिर 5। तो ये ऑप्शन कौन सा है? 5550, 5, 500 यहाँ पे मिसिंग है। तो हमारा ये ए वाला जो ऑप्शन है 5550 और 5, यही हमारा ऑप्शन है। तो ये था हमारे स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, हमारे पास 4 संख्या दी हुई है और हमें क्या करना है? उनको अवरोही क्रम में लिखना है। देखो, आरोही क्रम क्या होता था? जैसे हमने आरोही और अवरोही किससे याद किया था? आरोही से हमने अवरोही, आरोही का जो अपोजिट है वो हमारा अवरोही होगा। तो आरोही क्या था? सीढ़ियां चढ़नी होती थी हमें आरोही में। तो लेकिन हमें कौन सा क्रम लिखना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हमें क्या करनी है? हमें सीढ़ियां उतरनी है, राइट? हमें सीढ़ियां उतरनी है, यहाँ पे बड़े से छोटे पे जाना है। तो यहाँ पे ये प्लस का, यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब भी हमें संख्या को देखना होगी, अगर हमें उसको देखना होगी कौन सी ये संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे? 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, इधर भी 3 के बाद कोमा, 2 के बाद, 3 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा। देखो ये कितनी है? 42,03,567। ये कितनी है? 42,03,657, 42,03,756, 42,03,675। देखो 42 लाख सब में आ रहा है, 3000 भी सब में आ रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो किस में है? 100 वाले में है। तो हम 100 वाली देखते हैं। 100 वाली ये है 567, ये है 657, ये है 756 और ये है 675। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 756। तो इसीलिए सबसे बड़ी कौन सी हो गई? थर्ड वाली जो है वो हमारी फर्स्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो इसलिए थर्ड वाली सबसे पहले लिखी जाएगी। फिर उससे छोटी कौन सी है? 675 वाली, तो ये आ जाएगी हमारी सेकंड नंबर पे। ठीक है, इसके बाद में आता है 657, तो थर्ड नंबर पे आ जाएगी हमारी ये वाली और फोर्थ पे आ जाएगी हमारी 1 वाली। इट मीन्स अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो हमारा क्रम कैसे होगा? सबसे पहले
सबसे पहले कौन सी आएगी? थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में थर्ड, सॉरी उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में कौन सी आएगी? सेकंड, और उसके बाद में आएगी हमारी फर्स्ट। तो ये वाला क्रम किसमें है? देखो, यस, बी वाले में हमारा एक क्रम दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो ये आर्टर 2011 में आया हुआ है, तो इसमें जो आरोही और अवरोही है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, इसको अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट है, ये आर्टर 2011 में आया है। इसमें क्या पूछा इन्होंने? 1 करोड़ बराबर है। 1 करोड़ किसके बराबर है? 1 करोड़ के लिए हमने क्या किया था? वो टेबल याद की थी। आपको टेबल याद है कि नहीं याद है? एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ अगर आपको नहीं, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था कि टेबल आपको मेमोराइज नहीं करनी है। टेबल आप क्या करोगे? वहीं पे आप जाके ड्रॉ करोगे। उसका तरीका मैंने बताया था। इसमें क्या करोगे? इकाई, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यही था हमारा। अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी थी? 10 की पावर 0। यहाँ पे कितनी? 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, और 10 की पावर 7, और 10 की पावर 8। यही देखा था हमने। इकाई में कितनी होती है? 10 की पावर 0 से शुरू होता है, और कहां तक? हर एक में आगे 10 की पावर है वो हम बढ़ाते जाएंगे। 10 की पावर 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 करोड़ तक हमारी 10 की पावर कितनी होगी? 10 की पावर 8। अब हमें रिलेशन किस में निकालना है? 1 करोड़ और 1 लाख में। 1 करोड़ में कितनी होती है? 10 की पावर 7। मतलब 1 करोड़ जो होता है हमारा कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 7 के बराबर। ठीक है, हमें किस में रिलेशन निकालना है? लाख में। तो लाख वाला कहां पे है? यस, 1 लाख। 1 लाख में कितनी होती है? 10 की पावर, 1 लाख में कितनी होती है? 10 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इधर है 10 की पावर 5, इधर है 10 की पावर 100, बट हमें इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको तो एज इट इज रखना है, बट इसको इक्वल करना है। तो हम क्या करें? 10 की पावर 2 से इधर और मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 10 की पावर 7 हो जाएगी। 5 और 2 7, और यहाँ पे ऑलरेडी 7 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 1 लाख है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। ये 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 कितना हो गया? 100, तो 100 लाख। तो 1 करोड़ इक्वल्स टू कितना हो गया? 100 लाख। 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 100 लाख। ठीक है, तो ऐसे वाला जब करोड़ को चेंज करना है, अरब को चेंज करना है, या मिलियन को चेंज करना है, उसके लिए मैंने आपको जो टेबल बताई थी, वो टेबल आप 4-5 बार ड्रॉ करके देखना। फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आप वहीं पे फटाफट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारतीय प्रगति में आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत है? आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि लाख के बाद कितना आता है? करोड़, करोड़ के बाद कितना आता है? अरब, फिर खरब, फिर पदम, फिर नील, संख, 10 संख। बस हमें यही चीजें याद रखनी है, बाकी और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। वो वाली जो मेरी पीपीटी है, वो वाला जो लेक्चर है, वो लेक्चर आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, अगर आपको ये टेबल अच्छे से समझनी है, दोबारा याद करनी है तो। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, संख्या 5 करोड़ 9 लाख 4 हजार। ये आया हुआ है आर्टेट 2000। ये भी आर्टेट 2011 में हुआ। देखो, इस टॉपिक से आर्टेट 2011 में कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, मतलब जो टॉपिक हमने कवर किए हैं वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। संख्या 5 करोड़ 9 लाख 4 हजार 988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो बोल रहा है वो हम लिख लेते हैं तो थोड़ा आसान लगेगा। इसमें लिखा 5 करोड़, ठीक है, मैंने 5 लिखा। 5 करोड़, ओके, कोमा लगा देती हूँ। करोड़ वाली संख्या कंप्लीट हो गई तो मैंने कोमा लगा दिया। फिर इसने बोला 9 लाख। 9 लाख लिखना है। मुझे पता है कि करोड़ के लिए भी 2 डिजिट होती है मेरे पास, लाख के लिए भी 2 होती हैं, हजार के लिए भी 2-2 डिजिट होती हैं। पता है ये हमें भारतीय पद्धति में। तो इसने 5 करोड़ बोला तो मैंने सिर्फ 1 डिजिट में लिखा। 2 डिजिट में मैं 05 लिखते हैं, इसको 05 लिख दिया, 5 करोड़ लिख दिया।
फिर है 9 लाख, तो ठीक है मैं 2 डिजिट में लिखना है मुझे, तो मैं 9 लाख लिख लूंगी, 0 9 लिखूंगी 9 लाख। फिर है 4000, तो 4000 के लिए हमारे पास कितनी डिजिट होती है, 2 डिजिट, तो मैं 4 यहाँ पे लिखूंगी। 4988, 988 लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 988 आ गया। अभी अगर संख्या से पहले लेफ्ट साइड में 0 लगा हुआ है तो इस 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने उस 0 को हटा दिया। अब ये संख्या बन गई जो इसने बोला है, वो कितनी है, 509 509 04 509 04 988। डी वाला देखो चेक करो, ये वाली संख्या हमारी किससे मैच कर रही है, डी वाले से मैच कर रही है। इसका मतलब हमारा सही आंसर कौन सा है, ये वाला। मैथ्स का सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि जो उसने बोला है उसको लिखते जाओ। अगर जो क्वेश्चन में आ रहा है उसको आप लिखते जाओ। अगर आपने नहीं लिखा है और पूरा क्वेश्चन खत्म कर लिया तो मे भी आप लोगों को थोड़ी टेंशन आ सकती है कि कैसे सोल्व करो। बट जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं, अगर हम साथ में वही चीज लिखते जाए ना, तो वो क्वेश्चन आधा तो वहीं पे सोल्व हो जाता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10,000 10 इकाई। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये आया हुआ है 2000 रीट 2016 में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन रीट 2016 में आया हुआ है। इसमें क्या पूछा है, 10,000, जो इसने बोला है वो हम लिखते जा रहे हैं। इसने बोला 10,000, मैंने लिखा 10,000, ओके लिख दिया 10,000। फिर इसने बोला प्लस 10 इकाई, प्लस 10 इकाई। इकाई का तो 1 होता है, इसलिए मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसने बोला 10 दहाई, तो फिर मैंने कहा, इसने कहा 10 दहाई, तो दहाई है तो मैं 10 को 10 से गुणा कर दूंगी, ठीक है, दहाई है तो इसलिए 10 को 10 से गुणा कर दिया, यही लिखा इसने। फिर बोलता है बराबर है, ये किसके बराबर है, तो हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये ऐड ही करवा रहा है सबको। तो ये देखो, ये लिखा 10,000, ठीक है, ये कितना हो गया 10, ओके, और ये कितना हो गया 100। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट ऐड कभी नहीं करोगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, आप लिख के ऐड करोगे, नहीं तो गलती होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई, इकाई दहाई, ऐड कर लिया, 0 1 1 0 1, 10,110, 10,110, 10,110, जो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये भी आया हुआ आपका 2016 में। देखो, हमने जो थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी को अगर वो थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ी है तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये इजीली आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो इस सिलेबस से, ये वाले जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। इट मीन्स अगर आपने ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया अभी पीछे के 9 लेक्चर्स में, अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब हमें कथन, ये आया हुआ है आर्टेट 2011 में, ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन किससे रिलेटेड है, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और इन्हीं से रिलेटेड है, ओके। कौन सा सही है हम चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं है। हमें पता है कि 0 और 1 है वो अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। ये स्टेटमेंट हम एक बार नहीं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो 0 और 1 है वो अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो इसका सही है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं, ये तो गलत है इसका। एक है वो संयुक्त संख्या नहीं, ए तो संयुक्त संख्या है नहीं। 2 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, 2 तो अभाज्य संख्या है। इनफैक्ट 2 जो है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। जो 2 है वो हमारी क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। हमारा जो 2 है, ये जो 2 है, ये एक इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, एक इकलौती। अदरवाइज जितनी भी सम संख्या है वो कोई भी अभाज्य नहीं होगी। सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, और अभाज्य में सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी इसका गलत है। तो हमारा कौन सा सही हुआ,
एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये वाला हमारा सही हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आया हुआ सीटेट 2019 में। ओके, इसमें क्या पूछा इसने, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या होगा। ये बोल रहा है कि जो 96 है उसके सभी धनात्मक, अब गुणनखंड तो सभी धनात्मक ही होते हैं, उनका योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें उनका गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, उसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप कैसे निकालोगे, जैसे 96 है, ठीक है, इसमें हम इसका भाग देके देखते हैं। मेरे को लग रहा है कि 2 का चला जाएगा, तो मैंने 2 का दिया, 2 चौके 8, 2 अंठी 16। दोबारा मैंने 2 का दिया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आ गया। फिर मैंने दोबारा 2 का दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मैंने दोबारा 2 का दिया, 2 छिके 12, मैंने 2 का दिया, तो कितना आ गया, 3 आ गया 3। फिर मैंने दिया 3 का, तो अभी आ गया 1। तो अगर किसी भी संख्या के हम गुणनखंड निकालते हैं, तो मैंने आपको दो गुणनखंड तो हर एक संख्या के बताए हुए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो 1 और एक वो संख्या खुद। जैसे यहाँ पे 96 है, तो 96 वो खुद का भी गुणनखंड है। ठीक है, तो 2 गुणनखंड तो इसके हमें पता है कौन कौन से, 1 और 96। ये 2 गुणनखंड तो हमें इसका पता है। ठीक है, अब इधर से भी देख लेते हैं। एक तो कौन सा गुणनखंड है, 2 है और एक 3 है। एक 2 आ गया हमारे पास, एक 3 आ गया। अब 2 को हम बहुत बार लिखा हुआ है, 2 को हम बार बार तो लिख नहीं सकते, क्योंकि गुणनखंड तो एक ही होता है, एक ही होगा ना वो, तो इस 2 को बार बार तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो 2 आ गया, 3 आ गया। अब इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कि इसके कॉम्बिनेशन जितने पॉसिबल हो कॉम्बिनेशन बना रहे। 2 को 2 से गुणा किया मैंने, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो ठीक है, एक 4 आ गया। 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। 8 को 2 से किया तो 16 आ गया। 16 को 2 से किया तो 32 आ गया। 32 आ गया, ठीक है। अब आया 3, 3 के भी इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अभी तो हमने क्या किया, 2 के आपस में कॉम्बिनेशन बनाया, तो ये चार संख्याएं आ गई हमारे पास। अब हम 3 के भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 3 का मैंने बनाया इसके साथ, 3 दूनी 6, ओके, 3 चौके 12, 8 तिया 24, 16 दूनी 16 तिया 48, ओके। बस 32 को अगर मैं 3 से करती हूँ तो 96 खुद आ जाएगा। तो हमारे पास इसके अगर आप देखोगे ना, अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन हम निकालें तो हमारे पास इतने ही कॉम्बिनेशन निकलते हैं। मैंने तो यही तरीका बताया था आपको गुणनखंड करने का, कि एक तो एक हो गया, एक तो जो एक होता है वो सभी का गुणनखंड है, एक जो संख्या खुद होती है वो भी सभी का, वो भी अपना गुणनखंड होती है, तो 96 हो गए। अब मैंने इसको इससे डिवाइड करके देख लिया, बट यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 संख्या आई है, एक आया 2 और एक आया 3, मैंने 2 और 3 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जितने, जैसे हमारे पास 5 2 आए हैं, तो हम इस 5 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि कितने नंबर बन सकते हैं। जैसे मैंने 2 को 2 से किया तो कितना बन गया, 2 दूनी 4, तो मैंने 4 लिख लिया। फिर मैंने 4 को 2 से किया तो 4 दूनी 8, 8 बन गया। फिर मैंने इस 8 को 2 से किया तो 16, 8 दूनी 16। फिर मैंने इस 16 को 2 से किया तो 32 बन गया। ठीक है, मैंने 2 के सबका कॉम्बिनेशन निकाल लिया, यहां तक आ गया। अब मैं सोच रही हूँ इस 3 का भी सबके साथ कॉम्बिनेशन निकाल लें, 3 दूनी 6 हो गया। अब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और फिर 3 आ जाएगा, तो 3 चौके 12, 12 आ गए। फिर 3 2 साथ में आ जाएंगे और ये 3 आ जाएगा तो 24। फिर 4 आ जाएंगे और एक 3 आ जाएगा तो 48। 5 आ जाएंगे और फिर ये करेंगे तब तो 96 आ जाएगा। तो यहाँ इधर से जो कॉम्बिनेशन है वो भी मैंने बता दिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 96 के, वैसे यहाँ पे क्या पूछा है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो हमें इनका योग निकालना है। चलो इनका योग कर लेते हैं, कितना होता है, 1 + 96 + 2 + 3, ठीक है, 4 + 8 + 16, 4 + 8 + 16, हाँ 16 + 32 + 32 + 6 + 6 + 12 + 24 + 48, यही है हमारा टोटल। देखो 96 और 1 97, 97 हो गए, 2 और 3 5 हो गए, तो 97 और 5 कितने हो गए, 102। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 102।
102 आ गया मेरे पास। ये वाला जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 102 आ गया। अब इधर देख लेते हैं, 16 और 4 कितने हुए, 20, 20, और इधर ये 20 हो गए, और ये कितने हो गए, ये 40 हो गए। तो 40 और 20 कितने हो गए, 60, ये 60 हो गए। अब इसका निकाल लेते हैं। आप चाहो तो एक साथ लिख के फिर निकाल सकते हो, बस मैं इजी तरीके से निकाल रही हूँ, ठीक है। 24 और 6 लिए तो 30 हो गए, 30 और 12 42, ठीक है, और ये 48, ये 48। अब इनका टोटल कर लो। देखो 8 9 10 11 12, दो एक यहाँ पे एक आ गया, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 का 5, असल एक आ गई, और एक एक 2, तो टोटल कितना आ गया, 252। 252 है क्या यहाँ पे, यस, बी का ऑप्शन, हमारा बी का ऑप्शन है 252। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बना है ये तो हमने इजीली निकाल लिया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है। लेकिन ये ऐसे भी पूछ सकता है कि 96 के सभी, जैसे यहाँ पे पूछा 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना होगा। ये भी पूछ सकता है कि 96 के मान लो ए बी सी और डी ऑप्शन दिए और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा 96 का गुणनखंड नहीं है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 96 के नंबर ऑफ गुणनखंड कितने हैं, कि कितने गुणनखंड होंगे उसके नंबर, काउंटिंग करके बताओ। जैसे यहाँ पे आप काउंटिंग करके बता सकते हो कि 96 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको पता है कि 96 के 12 गुणनखंड है, तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि 96 के कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है, फिर वो ऑप्शंस दे दे। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो अगर आपको ये निकालना आता है तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को चाहे कैसे भी घुमाए आप लोग आंसर दे दोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड हैं। देखो हमें पता है कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यही वाला तरीका लेते हैं। जैसे 720 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो आप कैसे करोगे, 720 लिया, उसका ऐसे ही निकालते हैं। 720 के किसी भी चीज के जब हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो हम यही वाला तरीका लेते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, 2 से भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 छिके 12 0, 2 से दोबारा चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 अंठी 16 0, 2 निमा 18 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब 3 से चला जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा, तो 2 दूनी 4, सॉरी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 3 से दोबारा चला जाएगा, 3 पंजो 15, और फिर अब किससे चला जाएगा, अब 5 से चला जाएगा, 5 से। अब यहाँ पे 1 आ गया। तो अगर 720 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये क्या होगा, ये सभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, राइट। जैसे 2 कितनी बार आ गया, 3 4, 4 बार आ गया 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मीन्स 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब आता है 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 3 को भी हमने 2 टाइम्स लिख लिया। फिर लास्ट में कितना है 5, तो ये 5 आ गया। अब आप मैच कर सकते हो कि इसमें कौन सा है, आई थिंक बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो कभी भी जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालता है तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू उसके सिंपल गुणनखंड निकालने का, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें कॉम्बिनेशन ढूंढने पड़ते हैं, कॉम्बिनेशन ढूंढने पड़ते हैं। इसमें जितना आंसर आया, जितना ये आया है हमारा लेफ्ट साइड में, उन सभी को आपस में गुणा करो और दिखा दो, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके ARTET 2012 में आया हुआ है। इसमें भी इसने क्या पूछा है, 840 के अभाज्य गुणनखंड पूछे। 840 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो सेम वही तरीका लगाएंगे हम, 840 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा 840, कितने का भाग दिया, 2 का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2 का भाग चला जाएगा इसमें, तो मैंने 2 का भाग दिया। अब आपको पता है ना नीचे क्या लिखते हैं, जो भागफल आता है, मैं यहाँ पे आपको भाग दे दे के नहीं दिखा रही हूँ, जैसे आप कर लेना। जैसे 840 है, 840 है, 840 में मैं किसका भाग दे रही हूँ, 2 का, तो 2 का दिया तो कितना आता है, 2 चौके 8, 8 आ गया। फिर 40 उतार लिया मैंने, ये 4 आ गया, तो कितना हो गया, ये 8, फिर ये 4 उतार लिया मैंने, 2 दूनी 4, 4 आ गया, ये 0 आ गया, है ना।
तो जो जो भागफल आता है, जो भागफल आता है, मैं जो नीचे यहाँ पे लिखती हूँ वो हमेशा क्या लिखती हूँ, भागफल। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भाग दे के नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज वो तो आपको फटाफट करना पड़ेगा। अगर मैंने एक एक आपको भाग दे के दिखाया, यहाँ पे डिवीजन करके दिखाया, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे सीधा सीधा कर लेती हूँ कि ये जब मैंने 840 में 2 का भाग दिया तो भागफल कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 0, 420 आएगा। इसमें भी मैं 2 का भाग दे रही हूँ तो भागफल कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0, ये आएगा। मैंने 2 का भाग दोबारा दिया तो 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, अब 105 आ गया। अब 105 में मुझे पता है कि अभी इसमें किसका भाग नहीं जाएगा, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें किसका भाग चला जाएगा, 5 का चला जाएगा। मैंने 5 का दे दिया। मुझे कैसे पता 5 का, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो पता है कि 5 में तो जब लास्ट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो तो वो 5 से विभाजित होती है। ये हमने पढ़ा था विभाजित वाले रूल में कि जब जो इकाई की संख्या, अगर इकाई की संख्या हमारी 0 है या 5 है, इसका मतलब है कि वो संख्या 5 से विभाजित है। तो इसलिए मैंने 5 से भाग दिया। इसका तो कितना आया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आया। 21 किस में आता है, 7 में भी आता है। 7 दिया 21, फिर 3 में चला गया, 1 आ गया। तो इसके गुणनखंड कौन से, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से बने, देखो 2 गुणा होगा कितनी बार, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, फिर 5, फिर 7, फिर गुणा 3। ये हमारे इसके अभाज्य होंगे। किससे मैच कर रहा है वो आप देख लो, 7 गुणा 5 गुणा 3, यस बी वाला, जो बी वाला ऑप्शन है वही है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसको अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं। देखो अगर आपके इसके गुणनखंड देखोगे ना, तो गुणनखंड में जो संख्याएं आती हैं वो सारे की सारी क्या होती हैं, अभाज्य होती हैं। यहाँ पे आप देखोगे 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है और 3 अभाज्य है। अभाज्य का मतलब हमें पता है कि या तो अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो संख्या खुद होती है। इसका मतलब इट मीन्स कि उस संख्या में सिर्फ खुद का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में हम लोग देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड में आते हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी अभाज्य होती हैं। जैसे इसमें हमारी कौन कौन सी संख्याएं आई, 7 आई, 5 आई, 3 आई, 2 आई, ये चारों संख्या ही अभाज्य हैं, इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 840 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछा है इसने, शून्य में 60 का भाग देने पर, किसमें भाग दिया, शून्य में, 0 में 60 का भाग दिया, और फिर पूछ रहा है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है, ये चीज हमें बताओ। और हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर हम ऐसे भाग देते हैं, भाग हम ऐसे ही देते हैं जनरली, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा भाज्य, ये क्या होता है भाज्य, और ये होता है हमारा भाजक, ये होता है हमारा भाजक। जिससे भाग देते हैं वो भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य, ये भागफल, ये हमारा भागफल, और जो बचेगा वो हमारा शेषफल, वो हमारा शेषफल। ओके, ये हमें पता है, ये हमें पता है। अभी हमें करना क्या है, शून्य में 60 का भाग देना है। चलो देते हैं, शून्य में 60 का भाग देना है। इसका मतलब है शून्य तो मैं यहाँ पे लिखूं और 60 मैं यहाँ पे लिखूं। शून्य पे 60 का भाग दूंगी तो किससे जाएगा, 0 से ही जाएगा भाई। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा, शेषफल भी 0 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब देखो, फिर ये पूछ रहा है कि क्रम से इनकी वैल्यू लिखो, क्रम से। क्रम से मतलब सबसे पहले इसने क्या पूछा, इसने पूछा भाज्य, भाज्य कौन सा है, अंदर वाला, तो 0। भाज्य में 0 में किस किस, देखो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी संख्या है, भाज्य की। भाज्य हमारा कितना है, 0, तो ए में 0 है, ठीक है। बी में कितना है, 60, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गया हमारा। सी में देखें, सी में पहला 0 है, हाँ ये हो सकता है। डी में कितना है, 60, तो ये तो वैसे ही आउट हो गया, ये दोनों आउट हो गए। अभी हमें किसको चेक करना है, सिर्फ ए और सी को चेक करना है, तो ये हो गया हमारा भाज्य। दूसरा कौन सा है, भाजक। भाजक कितना है, 60 है, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60, ये 60 है, ओके, ये तो आउट है, ये भी 60 है, तो दोनों ही 60 है, तो दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी संख्या क्या पूछी इसने, भागफल। भागफल कितना है, 0 ही आएगा, तो 0
और 0, ये भी दोनों के सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। फिर आता है शेषफल। शेषफल तो कितना बचेगा, 0 ही बचेगा, बिकॉज कुछ आया ही नहीं है। भागफल हमारा 0 है, तो 60 इंटू 0 इज 0, तो ये लास्ट वाला भी क्या आएगा, 0, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए। देखो क्वेश्चन आसान था, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट था। आसान था क्वेश्चन, अगर वैसे देखें तो पहली बार पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन डिफिकल्टी का लेवल भी था, बिकॉज यहाँ पे देखो इसने ए और सी का जो ऑप्शन दिया है, सभी चीजें सेम दी है, लेकिन ये लास्ट तक भी रुका हुआ था। सिर्फ इसने लास्ट वाली डिजिट वहां पे चेंज की है, कि अगर आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर लास्ट में भी आप थोड़ा सा भी घबरा गए हो, तब भी आपके आंसर गलत होने के चांसेस हैं। तो हमें पता है कि जब 60 का पहाड़ा हम 0 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 0, तो नीचे भी 0 बचेगा, ठीक है। बट अच्छा था ये वाला। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आया हुआ है आपका आरटेट 2012 में, ओके। इसने क्या पूछा है, संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल क्रम से कितने होंगे। कितने में कितने का भाग देना है, संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पे, 4 में भाग देना है किसका, 6 का, 4 अंदर लिखना है और 6 बाहर लिखना है, ठीक है। अब ये से छोटा है, ये से छोटा है, तो हम भाग तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 इंटू 0 0, ठीक है, 0 इंटू 0 0, क्या बचा हमारा, 4 बच गया। अब देखो इसमें भी, ये भी बहुत समझदार है, इसने भी देखो काफी लास्ट तक ये भी अटका रहेगा, देखना। हाँ, सबसे पहले हमें क्या बताना है, भाज्य। भाज्य कौन सा है, जो अंदर रहता है वही हमारा भाज्य है। तो हमारे क्वेश्चन में भाज्य क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, पहला 4, बाकी इसमें 6 है, इसमें 6, तो इसको हम बी को तो चेक ही नहीं करेंगे, डी को भी चेक नहीं करेंगे, सिर्फ हम इन दोनों पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, भाजक। भाजक हमारा कितना है, 6, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये भी 6 है और ये भी 6 है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है भागफल। भागफल कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, क्योंकि भाज्य जब भाजक से छोटा है तो फिर भागफल कैसे जाएगा, 0 बार जाएगा, तो भागफल कितना है, 0, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0 और यहाँ पे है 4, तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर कौन सा हो गया, ए, और ये हमारा सी भी गलत हो गया, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन अगर ये आगे आता ना, अगर ये आगे आता तो आप इस चीज का ध्यान रखो, अगर ये आगे आता, अगर ये शेषफल भी पूछता तो शेषफल हमारा कितना होता, 4 होता, 0 नहीं होता, बिकॉज अगर 6 को आप 0 से गुणा करोगे, 6 को 0 से करोगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस संख्या को माइनस करते हैं, तो 4 में से 0 माइनस किया तो कितना बच गया, 4 बच गया, तो शेषफल हमारा यहाँ पे 4 आता, कभी भी 0 नहीं आता, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शेषफल हमारा, अगर मान लो ये पूरा पूछ लेता, जैसे सारे डिजिट सही कर देता, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट में गड़बड़ करता, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया इसने, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे 4 आता, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आया हुआ है आरटेट 2012 में। एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो आरटेट हुई और उसमें काफी शिफ्ट होती है, कोई मॉर्निंग शिफ्ट, कोई आफ्टरनून शिफ्ट, कोई इवनिंग शिफ्ट, तो सभी शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए होते हैं मैंने सभी शिफ्ट के इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए आरटेट के बहुत सारे आ जाएंगे, हैं, रीट के बहुत सारे आ जाएंगे। तो आप लोग देख लेना कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट नहीं लिखी है कि मॉर्निंग शिफ्ट थी या इवनिंग शिफ्ट थी, मैंने सभी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, ये सभी आरटेट में आए हुए हैं। यहाँ पे कितना है, 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर होगा। ये हमारी जो भारतीय मुद्रा है, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है ना भारतीय मुद्रा, तो ये भारतीय मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, 10 पैसे, 25 पैसे के 10 सिक्के। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास पैसे कितने हैं, चाहे वो सिक्के में हो चाहे वो नोट में हो, पहले पैसे काउंट कर लेते हैं कि पैसे कितने हैं। 25 पैसे के 10 सिक्के, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, तो पैसे कितने हो गए हमारे पास, 250 पैसे, 250 पैसे हो गए हमारे पास, ठीक है। 250 पैसे हो गए, इसका मतलब 2 रुपए और 50 पैसे, राइट, 2 रुपए और 50 पैसे ये हमारे पास हैं। अब इनको हम कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं,
अब हम चेक करते जाते हैं, टोटल हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 रुपए 50 पैसे। इसमें चाहे 2 रुपए के एक एक सिक्के हो, 50 50 सिक्के हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास टोटल कितना होना चाहिए, जितने भी सिक्के हम काउंट करें टोटल हमारे पास कितना होना चाहिए, 2 रुपया 50 पैसा होना चाहिए। उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें कोई एक तो गड़बड़ कर रहा है। ए का देखते हैं, ए में क्या है, 1 रुपए के 2 सिक्के। अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए तो यहाँ पे बन गए, 2 रुपए बन गए यहाँ पे, 2 रुपए यहाँ पे बन गए। 50 पैसे का एक सिक्का और 50 पैसे इधर बन गए, तो 2 रुपए और 50 पैसे बन गए। इसके पास तो पूरे हैं, ए के पास तो पूरे हैं। बी को चेक करते हैं, 1 रुपए का एक सिक्का, तो 1 रुपया इसने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। 50 पैसे के 3 सिक्के, तो 50 पैसे के 3 सिक्के से कितना बन गया, 1 रुपया 50 पैसा बन गया, 1.50 बन गया इसमें, ठीक है। 1 रुपया इधर है तो 2 रुपए 50 पैसे हो गए, इसने भी बना लिए पूरे। थर्ड आता है 1 रुपए के 2 सिक्के, 1 रुपए के 2 सिक्के मतलब 2 रुपए बन गए इसके पास यहाँ पे। 25 पैसे के 2 सिक्के, तो 25 पैसे के 2 सिक्के, तो पैसे इसके पास ये कितने हो गए, 50 पैसे, तो 2 रुपए इधर है और 50 पैसे इधर है, तो 2 रुपए 50 पैसे बन गए। सी भी ठीक है। डी के पास देखते हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के, ओके, 2 रुपए यहाँ पे बन गए हमारे पास। 50 पैसे का एक सिक्का, ठीक है, 50 पैसे इधर बन गए, तो 2 रुपए 50 पैसे तो हो गए। इसके बाद में भी है इसके पास 25 पैसे का एक सिक्का, तो इसका मतलब डी के पास टोटल रुपए कितने हो गए, इसके पास हो गए 2 रुपए 75 पैसे, 2 रुपए 75 पैसे हो गए इसके पास, है ना। 2 रुपए इधर है, 50 पैसे इधर है और 25 पैसे इधर है, तो टोटल इसके पास कितने हो गए, 2 रुपए 75 पैसे। बट हमारे पास तो कितने थे, 2.50 थे। इसका मतलब जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप क्या करोगे, जितने सिक्के दिए हुए हैं उनसे पैसे कितने बन रहे हैं, सबसे पहले आप वो निकाल लो कि इनसे हमारे पैसे कितने बन रहे हैं, टोटल कितने रुपए बन रहे हैं हमारे पास, और फिर इन रुपए से आप चेक करो कि इक्वल है कि नहीं है। ये एक सोल्ड और मैनेज तरीका है, आप इससे करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये पूछ रहा है √2, ये भी किसी में आया हुआ है, बट मैं यहाँ पे मिस कर दिया, मैंने यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है। √2 है एक, √2 क्या है, एक धनपूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखो जो √2 वाली है इसको हम ना तो प्लस बोल सकते हैं ना माइनस, ना तो धनपूर्ण संख्या बोल सकते हैं और ना ऋण पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। ना ही ये पूर्णांक है, ना ही ये पूर्णांक में आते हैं, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अब बात आती है परिमेय और अपरिमेय की। देखो अपरिमेय संख्याओं में मैंने आपको सिर्फ 4-5 चूज करके सिर्फ 4-5 संख्याएं बताई हैं अपरिमेय संख्याओं में। वो कौन कौन सी थी, √2, √3, √5, √7, पाई और ई, पाई और ई। ये जो 5 संख्या, ये 6 संख्या हैं, इनको आप याद कर लो कि ये एग्जाम में जब भी आए तो ये क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आप √2 के साथ में ये भी याद रखो कि ये भी आपको रखना है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या में एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें दशमलव के बाद में ना तो समाप्ति होती है अंकों की, वो आगे चलते जाते हैं, दशमलव के बाद में समाप्ति भी नहीं होती और कोई आवर्ती भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि इतने टाइम पीरियड के बाद में वो रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जैसे 0.467 है तो ऐसा नहीं है कि 467 आगे आता रहेगा, 467 आगे आता रहेगा, नहीं, यहाँ पे कोई आवर्ती नहीं है। आवर्ती नहीं है मतलब पुनरावर्ती नहीं है, मतलब वही नंबर दोबारा दोबारा ऐसे नहीं आ रहा है, कोई भी रैंडम नंबर जैसे 0.3126754301 कुछ भी आगे चला जा रहा है जिसका कुछ भी नहीं पता है, ना तो वो खत्म हो रहा है, ना तो वो खत्म होता है और ना ही कोई आवर्ती है उसकी। तो ऐसे वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और उसके लिए मैंने आपको 6 संख्याएं याद करवाई हैं। एटलीस्ट ये 6 संख्याएं आप याद रखिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या आता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या, ओके।
ये आया हुआ हमारे रीट 2021 में। ओके, ये क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में अंतर कितना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर हम अभाज्य संख्या निकालेंगे उसे। पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो संख्या है वो कैसे लिखते हैं, जो सबसे छोटी वाले डिजिट है 10 से लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 लिखा और फिर डिजिट कितनी है, 2 डिजिट में लिखनी है, तो 1 हमारा 0 आ जाएगा। तो दो डिजिट की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 10। और बिगेस्ट कितना होगा, बिगेस्ट कितनी होगी हमारे पास, बिगेस्ट होगी हमारे पास 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 99, और सबसे छोटी होगी हमारे पास 10। ठीक है, अब ये बोल रहा है अभाज्य संख्या। तो इसमें देखो 10 अभाज्य है क्या, 10 अभाज्य नहीं है। 10 तो भाज्य है, 10 में तो भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, तो 10 अभाज्य नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, ये तो सबसे छोटी है, तो इससे आगे चलते जाते हैं। इससे आगे तो हम चलो देखते हैं 10 के बाद में कितनी आती हैं, 2 अंकों की 11 आती हैं। 11 अभाज्य है क्या, यस। 11 में या तो 1 का भाग जाता है, 11 का जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता। तो अगर हम 2 अंकों की देखें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 11। कौन सी होगी, 11 सबसे छोटी होगी 11, क्योंकि 10 तो हमारी है नहीं, और 10 से आगे कौन सी आती है, 11 आती है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 11। अब देखते हैं बिगेस्ट। बिगेस्ट हमारी कितनी है, 99 है। अगर 99 के आगे जाएंगे, 99 के बाद में कितना आता है, 100 आता है। 100 तो कितने डिजिट का हो जाएगा, 3 अंक का हो जाएगा। 3 अंक की बात नहीं करता, ये सिर्फ 2 अंक की बात करता है। तो हमें 99 से पीछे आना पड़ेगा। पीछे कितना आता है, 98। 98 अभाज्य है नहीं, ये तो भाज्य है, इसमें तो भाग जाता है काफी लोगों का। 97 इसमें जाता है क्या किसी का, 97 में जाता है, किसी का भी नहीं जाता है 97 में। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 97 होगी, जो अभाज्य है। ठीक है, अब सबसे छोटी 11 हुई और सबसे बड़ी कितनी हुई, 97 97 हुई। इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है हमें। ठीक है, अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कैसे निकालेंगे, 97 माइनस 11 कितना हुआ, 7 में से 1 गया 6 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 86। यस 86, हमारा आंसर कितना है, 86। तो देखो ऐसे पढ़ेंगे इतना समझ में नहीं आएगा, बट जो इसने बोला वो आप लिखते जाओ, सोल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमें सही और गलत बताना है इनको, कि सही कौन सा और गलत कौन सा है। ठीक है, ये सीटेट 2012 में आया हुआ है। इसने पूछा है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। पूर्व, देखो एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है परवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, और तो परवर्ती उसका अपोजिट होगा, उसके आगे वाला। तो पूर्ववर्ती, ये देखो पूर्व है, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला। तो 1000 का पूर्ववर्ती कौन सा होगा, 1000 का पूर्ववर्ती होगा 999। ओके, पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 का पूर्ववर्ती कितना होगा, 998। भाई 999 से पहले कौन सा आता है, 998 आता है। तो 998 है नहीं, इसने तो बोला 999, 999 नहीं है, 998 होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना है, हमने ऊपर निकाला है, कितना है हमारा 999, 999। ओके, का परवर्ती, अब 999 का क्या है, परवर्ती, परवर्ती मतलब उसके आगे वाला। तो 999 के आगे कौन सा आता है, 1000 आता है। तो 1000 है, लेकिन ये कितना बोला है, परवर्ती कितना है, 1001। नहीं, ये भी गलत है, 1001 नहीं है, 1000 है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब देखते हैं 1000 के पूर्ववर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती तो हम निकाल चुके हैं, कितना 999 का परवर्ती, इसका परवर्ती भी निकाला। 999 का परवर्ती कितना होता है, 1000। परवर्ती मतलब इसके आगे वाला, तो इसके आगे वाला तो 1000 होगा। इसने बोला 1002 है, नहीं 1002 नहीं है, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। अब आता है नेक्स्ट, इसमें क्या है, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती। तो 1000 का परवर्ती कौन सा होगा, परवर्ती मतलब इसके आगे वाला। तो 1000 के आगे कौन सी संख्या आएगी, 1001। तो 1000 का परवर्ती कितना हो गया, 1001।
इसका पूर्ववर्ती, तो इसका पूर्ववर्ती कौन सा होगा? 1000 आ जाएगा, दोबारा 1000 होगा, ये 1000 है। यस, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप इजीली कर लोगे। अब आता है नेक्स्ट, संख्या इतने का सन्निकट 1000वां मान कितना होगा? देखो, जब भी ये क्या पूछता है, सन्निकट नाम पूछता है। जब हमने ये टॉपिक क्लास में डिस्कस किया था उस टाइम पे भी हमने बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्कस किया था। अब ये क्या पूछता है? सन्निकट निकालना है, कौन सा? 1000वां। तो हम 1000 वाला अंक देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 वाला कौन सा है? ये है 49। ठीक है, तो इसका 1000वां मान निकालना है, इसका सन्निकट मान निकालना, तो या तो क्या होगा? 49,000 होगा, या इसके आगे वाला होगा 50,000 होगा, या तो 49,000 होगा या 50,000 होगा। लेकिन देखो 49 के आगे ये कितना है? 532। 500 तक होता तो 49 हो जाता, लेकिन 500 से आगे जा रहा है तो कौन सा होगा? 50,000 होगा। अगर ये जो है आगे वाली संख्या है, अगर ये 500 तक होती, अगर ये 500 तक होती तो ये इधर वाले में काउंट होती, तब तक कौन सा होता? 49,000 होता। और अगर 500 से आगे जाता है, मतलब 501 भी अगर आता है और उसके आगे वाली संख्या आती है तो वो किस में हो जाएगी? 50,000 में हो जाएगा। यही हमने डिस्कस किया था। तो ठीक है, हमारा ये भी सोल्व हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारी क्या है? हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है? ये वाला क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें मुझे थोड़ा सा आपको कुछ डिटेल में बताना है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आता है 80 के निकटतम अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसमें क्या है? 80 के निकटतम अभाज्य संख्या। अब 80 है, अब ये बोल रहा है कि 80 के आसपास की कोई अभाज्य संख्या बताओ। 80 के आसपास तो 81 भी है और 79 भी है, 79 भी है और 81 भी है। 81 अभाज्य है क्या? नहीं, 9 9 जा 81 होता है, नियमान्य 81 होता है, तो ये तो अभाज्य नहीं है। ये है क्या? हाँ, ये तो है। इसमें सिर्फ 79 का ही जाता है और किसी का भाग तो जाता नहीं है। तो ये इसके सन्निकट अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? बी, 79, 79। ठीक है, तो ये हमारा रीड 2023 में आया हुआ है। मैंने क्या किया? जो इसने बोला जस्ट मैंने लिखा, अपने आप सोल्व हो गया, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट है 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? देखो, 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? हम फटाफट से लिख सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ये रीड 2022 में आया हुआ है, 1 से 30 के बीच में। चलो हम लिखते हैं कौन कौन सी। एक अभाज्य है? नहीं, हमें पता है कि एक भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, इसलिए हम एक को काउंट ही नहीं करेंगे। हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, यही होती है 10 तक। फिर आती है 11, 13, 15 भी होती है, 16, 17, 19, ये हो गई। ठीक है, फिर 20 तक हो गई। 20 के आगे वाला काउंट करते हैं, 21, 22, 23, 23 किसी में नहीं आता है, 24, 25, 26, 27 भी आता है, 28, 29 किसी में नहीं आते। यही हो गए। 1 से 30 तक मैंने देखी, सिर्फ यही वाली अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अभाज्य संख्याएं हो गई हमारे पास। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? ठीक है, मतलब हमें क्या करना है? इसका स्थानीय मान देखना है। यहाँ पे 5 का स्थानीय मान कितना है? 500। यहाँ पे 5 का स्थानीय मान कितना है? 500। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान कितना है? 50। यहाँ पे 5 का स्थानीय मान कितना है? 500। जहां पे 5 लिखा है वहां पे वो संख्या वैसे ही लिखो, आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। तो सब में 5 का मान 500 है, स्थानीय मान 500 है, बस सी में 5 का स्थानीय मान कितना है? 50 है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी के भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं हमारे, अभी तो आधे ही क्वेश्चन हुए, इतने ही क्वेश्चंस और मेरे पास रखे हुए हैं। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। बट अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास मेरा वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाए।
आज के लिए थैंक यू।